अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम टू द लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है मोशन अंडर अ सेंट्रल फोर्स। इट मीन्स कि हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, और वो ओरिजिन के साथ एक पोजीशन वेक्टर आर बना है, ठीक है, और ऑन द अदर हैंड उस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है किसी भी ओरिजिन के से, ठीक है ना। एक सेंटर हमने फिक्स कर लिया, उस सेंटर से उस पार्टिकल पे कंटिन्यूसली एक फोर्स अप्लाई हो रही है। अब हमें देखना है कि जब उस सेंटर से उस पार्टिकल पे फोर्स कंटिन्यूसली अप्लाई हो रही है तो वो जो पार्टिकल है वो किस पाथ को फॉलो करता है। इट मीन्स कि उसका जो ऑर्बिट है उसका ऑर्बिट किस तरह का होगा, ठीक है, उसकी ट्रिजेक्टरी किस तरह की होगी। बेसिकली हमने उसकी ट्रिजेक्टरी को डिस्कस करना है, ठीक है। लेट्स सपोज हम स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं कि लेट अ पार्टिकल of mass m is making position vector r, ठीक है, विद ओरिजिन। ठीक है, एंड F be the force acting on the particle, कि F वो फोर्स है जो उस पार्टिकल पे एक्ट कर रही है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे ये सपोज कर लें कि जो हमारे पास ओरिजिन है वो ही उस फोर्स का सेंटर है, कि जहां से वो फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। लेट origin is the center of force तो जो मेरे पास सिनेरियो बनेगा ना वो कुछ इस तरह से बनेगा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे पास ओरिजिन है, ठीक है, और यहाँ पे वो पार्टिकल पड़ा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होगा कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर होगा दैट पोजीशन वेक्टर इज बेसिकली द आर, ठीक है। अब चूंकि हमने कहा है कि जिसको मैं ओरिजिन कह रहा हूँ यही हमारे पास उस फोर्स का सेंटर है, तो हमारे पास उस जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो भी किसी साइड पे होगी, ठीक है। और अब फोर्स पे अप्लाई हो रही है तो जो पार्टिकल होगा हमारे पास उस जो हमारे पास वो कुछ इस साइड पे मूव करेगा लाइक दैट थिंग, ठीक है। तो इसका मतलब वो इस साइड में मूव करेगा तो यहाँ पे जाके हम ये बात कर सकते हैं कि अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो आप इस पॉइंट पे देखें कि जो हमारे पास फोर्स और जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर हैं वो कोलिनियर हैं, और अगर हमारे पास कोई से भी दो वेक्टर्स कोलिनियर हो जाएं तो हमें पता है कि उनका जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ज़ीरो होता है। एज आर एंड एफ आर कोलिनियर, it will imply that R cross F that should be equals to 0, कि हमारे पास ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है। अब बच्चे मुझे पता है बाय सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन कि हमारे पास जो फोर्स होती है दिस फोर्स इज बेसिकली इक्वल्स टू एम ई, तो वी कैन से दैट इट विल इम्प्लाइज R मल्टीप्लाई बाय एम एंड ए, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू 0। अब मुझे पता है बेटा कि जो हमारे पास एक्सेलेरेशन है दिस एक्सेलेरेशन इज बेसिकली इक्वल्स टू आर क्रॉस
मैं एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ डी वी ओवर डी टी। बेसिकली द एक्सेलरेशन इज द चेंज इन द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें पता है बेटा बेसिकली जो m है, ठीक है, वो तो एक कांस्टेंट है ना। ठीक है, तो कैन आई राइट कि हमारे पास जो मास है वो तो कभी जीरो नहीं हो सकता, कांस्टेंट ऑफ मास है वो तो कभी जीरो होना ही नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा r क्रॉस डी वी ओवर डी टी दैट शुड बी इज इक्वल टू। ठीक है, नाउ ठीक है, ये वेलोसिटी हमारे पास बेसिकली है। नाउ आई कैन राइट इट, दिस इज इक्वल्स, दिस implies that d over dt is basically r cross of v and that is equals to 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन एक रेज हो सकता है कि यहाँ पे तो हमने जब इसको मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे तो बेसिकली हमारे पास प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा ना, तो प्रोडक्ट रूल यूज़ होने से हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं एक एक्सप्रेशन को इस पूरे का पूरा प्रोडक्ट रूल के इक्वल लिख रहा हूँ। तो मैं क्यों लिख रहा हूँ, लुक एट दिस। ठीक है, मैं यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन दूंगा। लाइक आप देखें कि हमारे पास बच्चे जब मैं इस चीज़ को ओपन करूँगा ना, इस एक्सप्रेशन को जब मैं ओपन करूँगा तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास बन जाएगा डी ओवर डी टी ऑफ आर क्रॉस वी ना। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा मेरे पास, अगर मैं इसको प्रोडक्ट रूल यूज़ करता हूँ तो आर एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय डी वी ओवर डी टी प्लस नाउ द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म multiply by v as it is। now this is basically equals to कि ये एक्सप्रेशन तो हमारे पास as it is रह जाएगा ना, r क्रॉस डी वी ओवर डी टी एंड मुझे पता है बच्चे डी आर ओवर डी टी बेसिकली वेलोसिटी होती है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा v क्रॉस v। यहाँ पे भी वेलोसिटी है, यहाँ पे भी वेलोसिटी है, और मुझे पता है कि हमारे पास अगर दो टर्म्स सेम हो, या आप कह सकते हैं कि इवन दो, इससे ब्रॉडर वे में बात करूँगा कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स आपस में कोलिनियर आ जाए, ठीक है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। अब कोलिनियर तो बहुत दूर की बात है, ये दोनों वेक्टर भी सेम हो गए, तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। दैट शुड बी इक्वल टू आर वेक्टर मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो इट मीन्स कि मैं इस एक्सप्रेशन को इसके इक्वल लिख सकता हूँ, और हमने यही लिखा है यहाँ पे, हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को इसके इक्वल लिख दिया। ठीक है, नाउ लुक एट दिस, अगर हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, नाउ इट विल इम्प्लाइज, अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड पे बच्चे इंटीग्रेशन ले लूँ, ठीक है, तो जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास आ जाएगा आर मल्टीप्लाई बाय वी दैट शुड बी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब हमारे पास किसी कांस्टेंट के इक्वल आएगा। नाउ लुक एट दिस, चूंकि हमारे पास किसी कांस्टेंट के इक्वल है, तो हमने क्या किया, हमने r और v का क्रॉस प्रोडक्ट लिया। ठीक है, और उस r और v का क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली कांस्टेंट के इक्वल आ गया। नाउ लुक एट दिस, ठीक है, जब पार्टिकल यहाँ पे है ना, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी ना, वैसी बात, अगर पार्टिकल इस साइड में मूव कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो इस साइड पे होगी। ठीक है, इसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो यहाँ पे होगा। नाउ लुक एट दिस, सॉरी, ये उसका कहीं वेलोसिटी वेक्टर होगा। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है r और v का, वो किसी कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है। मुझे पता है बच्चे, अगर आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो दिस वेक्टर इज बेसिकली इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन दूँ, ठीक है, आई कैन से दैट दिस इज बेसिकली इक्वल टू द वेक्टर, ठीक है, that is basically the perpendicular to the plane described by
वेक्टर आर एंड वेक्टर वी, मतलब कि आर और वी जो एक प्लेन बना रहे हैं ना, तो मेरे पास आर क्रॉस वी आया है, ये कैसा वेक्टर आएगा जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। लाइक अगर आप ये इमेजिन करें कि ये मैं कहता हूं कि ये पूरा का पूरा एक प्लेन है, ठीक है, लाइक ये आर और बी एक प्लेन बना रहे हैं, तो इस प्लेन के ऊपर आप कह लें कि आप यहाँ पे पेंसिल खड़ी कर लें, ठीक है ना, इसके किसी भी पॉइंट पे पेंसिल खड़ी करके देख लें, ठीक है, तो वो जो हमारे पास वेक्टर आएगा ना, दिस वेक्टर इज बेसिकली समथिंग लाइक आर क्रॉस वी, इस टाइप का वेक्टर होगा, ठीक है, मतलब कि उसकी जो डायरेक्शन होगी वो आर क्रॉस वी के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। अब हम मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि जो मेरे पास उसकी जो डायरेक्शन वो वेक्टर है वो कांस्टेंट वेक्टर आ, ठीक है, अब वो जो कि कांस्टेंट वेक्टर है इसका मतलब उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगी, ठीक है। अब हमारे पास किसी भी जो वेक्टर है, जो आप कह सकते हैं, आई मीन सिंपल बट मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि वो कहता है कि इसकी ट्रजेक्टरी के ऊपर आप किसी भी पॉइंट पे इसकी ट्रजेक्टरी का कोई पॉइंट फिक्स करें, तो यहाँ पे फिक्स किया ना, वो कहता है यहाँ पे फिक्स करो, यहाँ पे फिक्स करो, कहीं पे भी इसकी ट्रजेक्टरी पे फिक्स कर लो, उसका जो हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, इट मींस हम इन सिंपल वर्ड कह सकते हैं उसका जो नॉर्मल वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप देखें कि आप बच्चे ये कांस्टेंट डायरेक्शन आपको सिर्फ उसी सूरत में मिल सकती है कि अगर उसकी जो हमारे पास ऑर्बिट है उसकी जो ट्रैजेक्टरी है वो कोई हमारे पास प्लेन कर्व हो, ठीक है, क्योंकि अगर तो उसकी जो ट्रैजेक्टरी है आप इमेजिन करें कि उसकी जो मोशन है वो कहीं स्पेस में चली गई, ठीक है, 3 डायमेंशन में चली गई, तो पॉइंट टू पॉइंट उसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो चेंज होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमने कहा कि उसकी आर और वी के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल वेक्टर है वो कांस्टेंट रहेगा, तो ये बात हमें इम्प्लाई करती है, हमें इस बात की श्योरिटी देती है कि हमारे पास वो जो पार्टिकल है उसकी जो मोशन का ऑर्बिट बनेगा, उसकी जो ट्रजेक्टरी बनेगी, उसकी जो ट्रजेक्टरी की कर्व बनेगी, वो कर्व हमेशा ही एक प्लेन कर्व होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इट विल इम्प्लाई the curve of the orbit of particle under the action of a central force central force is plane curve, that's it। हमें यहाँ पे यही शो करना था कि अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, उस पर कोई सेंट्रल फोर्स अप्लाई हो रही है, तो वो जो पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करेगा उसकी जो ट्रजेक्टरी होगी दैट ट्रजेक्टरी इज बेसिकली द प्लेन कर्व, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द इलिप्टिकल ऑर्बिट अंडर अ सेंट्रल फोर्स, कि हमारे पास वो जो पार्टिकल हमने अभी डिस्कस किया था कि वो पार्टिकल का जो हमारे पास ऑर्बिट बनता है वो हमारे पास एक प्लेन कर्व बनती है। अब हमने उस प्लेन कर्व को कैरेक्टराइज करना है कि वो प्लेन कर्व कब इलिप्टिकल ऑर्बिट की शॉर्ट में आएगी, ठीक है, क्योंकि इलिप्टिकल ऑर्बिट भी तो हमारे पास एक प्लेन कर्व है ना, तो हमने बात ये करनी है कि कब उसकी जो शेप होगी वो एक एलिप्स वाली शेप, ठीक है ना। जैसे कि आप बात करते हैं कि हमारे पास लाइक जो हमारे पास इस ज़मीन का ऑर्बिट है, इस अर्थ का ऑर्बिट है, वो हमारे पास एक एलिप्स है, ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट। इसी तरह हमने बात करनी है कि एलिप्टिकल ऑर्बिट किस तरह बनता है, तो आपको मतलब कि इस अर्थ के ऑर्बिट से भी नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास एलिप्टिकल ऑर्बिट तब बन रहा है कि जब हमारे पास जो वो हमारे पास सेंट्रल फोर्स है ना, वो अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है चीज़ों को। जैसे कि हम देखें कि हम कहते हैं कि जो हमारे पास सोलर सिस्टम है उसका जो हमारे पास ओरिजिन है वो हमारे पास सन है, और सन हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो सन है वो हमारे पास अर्थ को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो उस अट्रैक्शन की वजह से जो हमारे पास इस अर्थ का ऑर्बिट बनता है ना वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट बनता है। मतलब अर्थ को आप छोड़ के आप किसी भी प्लैनेट को ले लें, उसका जो सन के इर्द गिर्द ऑर्बिट बनेगा ना, जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, वो ऑर्बिट बेसिकली एक एलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, ठीक है। तो इट मीन्स हमें यहाँ से भी शो होता है कि एलिप्टिकल ऑर्बिट कब बनेगा कि जब हमारे पास जो सेंट्रल फोर्स है वो हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स होगी, ठीक है। हम यहाँ पे इमेजिन ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल
हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। प्लेन हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, एक्सपो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। और हम इमेजिन ये करते हैं कि हमारे पास वो जो पार्टिकल है वो कहीं यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक पॉइंट पी के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। और हमारे पास उसके जो पार्टिकल पॉइंट पी के ऊपर जो पार्टिकल पड़ा है उसके जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट है उसके। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो वाई होगा, ठीक है। वर्टिकल कोऑर्डिनेट वाई होगा और उसका जो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट है वो एक्स होगा। तो हम इमेजिन करते हैं कि दिस इज बेसिकली द पोजीशन वेक्टर आर। नाउ अब देखिए कि हमारे पास बच्चे देखें कि पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन है ये, ठीक है। और चूंकि जो हमारे पास फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, इसका मतलब है फोर्स की डायरेक्शन बिल्कुल इस साइड पे कहीं पे होगी ना, ठीक है। मतलब कि हमारे पास अट्रैक्शन तो हमेशा ओरिजिन की तरफ होगी ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास फोर्स और जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है दोनों की डायरेक्शन चेंज है, ठीक है। तो आई कैन से दैट वी हैव एफ is directly proportional to minus r, ठीक है। माइनस का साइन इसलिए है क्योंकि जो कि हमारे पास वो जो फोर्स और पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है वो हमारे पास दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। हियर नेगेटिव साइन शो दैट force is attractive. अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। नाउ अब जब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करता हूं तो आई कैन से दैट एफ इज बेसिकली इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर ऑफ आर। Here k square is constant of proportionality, constant of proportionality। हमारे पास जो केस केयर है वो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को शो करता है। अब नाउ बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, हम बता सकते हैं कि बच्चे जो न्यूटन ने हमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन दिया था F इज बेसिकली इक्वल्स टू ma, तो वी कैन से दैट दिस इज इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर ऑफ r। अब मुझे पता है कि जो मेरे पास एक्सेलेरेशन है, जो वेक्टर एक्सेलेरेशन है, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू द डबल डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन वेक्टर r, दिस इज इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर आर, ठीक है। अब जो मुझे पता है कि अगर मेरे पास आर डबल प्राइम है तो इसके जो मेरे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बनेंगे इस एक्सेलेरेशन के, दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर एम एक्स डबल प्राइम ऑफ आई, ठीक है, एंड सिमिलरली प्लस वाई डबल प्राइम ऑफ जे, एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आई कैन राइट दिस इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर एक्स आर के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स आई प्लस वाई ओ जे। ओके, अगर हम यहाँ पे दोनों साइड पे एक्स और हमारे पास आई और जे के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आपस में कंपेयर करते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है, दिस इज बेसिकली द, नाउ आई कैन राइट दिस इज बेसिकली द m x double prime of is equals to minus k square x and m y double prime is equals to minus k square y. Now I can write that this is basically equals to x double prime is equals to minus k square of x and
वाई डबल प्राइम दिस इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर वाई। बस यहाँ पे ये रह सकता है कि जब हमारे पास जो m था वो किधर गया। लुक एट दिस, जब हमने बच्चे एज्यूम किया था कि जो हमारे पास के स्क्वायर है ना वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था ना, हमने खुद से कांस्टेंट एज्यूम किया था, ठीक है। तो चूंकि अब कांस्टेंट जो है वो हमारे पास के स्क्वायर है और जो हमारे पास m है वो भी एक कांस्टेंट है, तो जब मैं दो कांस्टेंट्स को आपस में डिवाइड कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है आंसर कोई कांस्टेंट ही आएगा ना, ठीक है। तो इस आप इसको या तो कोई और कांस्टेंट एज्यूम कर लें या आप इस कांस्टेंट को के स्क्वायर एज्यूम रहने दें, ठीक है, क्योंकि हमने बेसिकली कांस्टेंट जो के स्क्वायर है वो भी कोई हमारे पास कोई स्पेसिफिक कांस्टेंट नहीं है, वो हमने खुद से एज्यूम किया था, तो आप इसको के स्क्वायर ही रहने दें ताकि हमारा काम थोड़ा सा ईजी हो जाए, ठीक है। तो नाउ लुक एट दिस, जब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है बेटा, अब आप देखें कि ये दोनों आपके पास एक्सप्रेशन आई है दैट वन एंड दैट वन, ये दोनों के दोनों एक्सप्रेशन आपके पास बेसिकली सेकंड डिग्री के दो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास सेकंड डिग्री के दो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर मैं दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व आउट करना चाहूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एक्स डबल प्राइम प्लस के स्क्वायर x is basically equals to 0 and the second thing is basically y double prime plus k square y is basically equals to 0. So अगर मैं इनके solution पे जाऊँ so I can write this basically that d square plus k square into x, this is basically equals to 0 and here we get d square plus k square into y and this is basically equals to 0, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे पास एक्सप्रेशन ये बना बेटा, आपने ऑब्वियस ही बात है डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा होगा, n स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड सिमिलरली here we again get m square प्लस के स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं m की, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू प्लस माइनस k of iota and similarly here we get m is equals to plus minus k of iota, ठीक है। नाउ अब हमारे पास m की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, तो अगर मैं यहाँ से बचे इसका जनरल सोल्यूशन लिखना चाहूँ, जनरलाइज जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा, सो जनरल सोल्यूशन इज हमारे पास फर्स्ट का जनरल सोल्यूशन है दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू e ऑफ 0, ठीक है। एंड क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो m की वैल्यू है उसमें जो हमारे पास रियल पार्ट है वो 0 है एंड हियर वी गेट दिस इज बेसिकली द a cos k of t plus b sin k of t एंड सिमिलरली जो हमारे पास नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन उसका जो सोल्यूशन आएगा दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू, अगेन यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट 0 है तो e ऑफ 0 एंड दिस इज बेसिकली विद हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा c cos k ऑफ t एंड अगेन प्लस d sin k ऑफ t, ठीक है। हमारे पास दो एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो I can write this is basically the x is equals to a cos k of t plus b sin k of t, ठीक है। and here we get y is basically equals to c cos k of t plus d sin k t, दैट्स इट। हमारे पास दो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरलाइज सॉल्यूशन आ चुके हैं, ठीक है। अब बच्चे हमारा अगला एक्सप्रेशन क्या है कि हमारा अगला टास्क ये है कि मेरे पास जो दोनों सॉल्यूशंस आए हैं ना, इसको मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कह देता हूँ, ठीक है। इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से हमने cos k ऑफ t और sin k ऑफ t की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि अगर मुझे यहाँ से sin k ऑफ t की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़े इन दोनों एक्सप्रेशन में से, तो इसका मतलब है मुझे cos k ऑफ t यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। लुक एट दिस, मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन था ना, जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसको मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ c के साथ, तो x
सी इज इक्वल्स टू ए सी कॉस के टी प्लस बी सी साइन, ठीक है। और सिमिलरली जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन है उसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ ए के साथ, तो वो एक्सप्रेशन बन जाएगा वाई ए इज बेसिकली इक्वल्स टू ए सी कॉज ऑफ के टी एंड प्लस ए बी साइन ऑफ के टी। अब जो मेरे पास दोनों इक्वेशंस आई हैं, अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं आपस में सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएंगे, दैट इज अगेन द नेगेटिव, दैट इज द नेगेटिव, तो ये एक्सप्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचे यहाँ को मैं जिसको डायरेक्ट लिखूँ तो हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी एक्स सी माइनस वाई ए इज इक्वल्स टू बी सी माइनस ए डी, दिस इज द साइन ऑफ के टी। अगेन अगर हम यहाँ से हमारे पास साइन ऑफ के टी की जो वैल्यू आ रही है, दिस इज बेसिकली द साइन ऑफ के टी इज इक्वल्स टू सी एक्स माइनस ए वाई ओवर बी सी माइनस ए डी, ठीक है। हमने साइन के ऑफ टी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फॉर एग्जांपल अगर आप इसी तरह से इसमें से कॉस के ऑफ टी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा बच्चे, अगर मैं जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी उसको मैं अगर डी से मल्टीप्लाई करवा दूँ, ठीक है, ठीक है, इक्वल्स टू ए डी कॉज ऑफ के टी प्लस बी डी साइन ऑफ के टी। सिमिलरली जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन है उसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं बी के साथ, ठीक है। जब हम उसको बी से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है बी वाई इज इक्वल्स टू बी सी कॉज ऑफ के टी, ठीक है, एंड सिमिलरली प्लस बी डी साइन ऑफ के टी। अगेन तो मेरे पास दोनों एक्सप्रेशन आए हैं, अगर मैं दोनों एक्सप्रेशन आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो यहाँ पे नेगेटिव साइंस हो जाएंगे, तो ये एक्सप्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा। और मैं इसको अगर डायरेक्ट लिखूँ तो यहाँ से हमारे पास जो बचे वैल्यू आ जाएगी कॉज ऑफ के टी की, ठीक है, दैट इज बेसिकली द एक्स डी माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू ए डी माइनस बी सी, एंड दैट एक्सप्रेशन इज कॉज ऑफ के टी। यहाँ से जो हमारे पास कॉज ऑफ के टी की वैल्यू आ जाएगी, कॉज ऑफ के टी इज बेसिकली इक्वल्स टू एक्स डी माइनस बी वाई ओवर ए डी माइनस बी, ठीक है। नाउ बच्चे हमें पता है कि हमारे पास कोस की वैल्यू भी आ गई है, साइन की वैल्यू भी आ गई है, हमारे पास एक्सप्रेशन होता है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर मैं वही वाली वैल्यूज यहाँ पे प्लग इन करता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर के टी प्लस साइन स्क्वायर के टी इज बेसिकली इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं वैल्यूज यहाँ पे प्लग इन करूँ तो मेरे पास एक्सप्रेशन आता है सी एक्स माइनस ए वाई ओवर बी सी माइनस ए डी स्क्वायर प्लस एक्स डी माइनस बी वाई ओवर ए डी माइनस बी सी, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हमारे पास देखें कि दोनों जो एक्सप्रेशन है, दोनों एक्सप्रेशन में जो डिनोमिनेटर है उसमें ए डी और बी सी पड़े हैं, लेकिन सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। तो अगर माइनस आगे पीछे भी हो जाए तो जो स्केयर है ये खुद उस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगी। सी एक्स माइनस ए वाई द होल स्केयर, दिस इज प्लस एक्स डी माइनस बी वाई
the whole thing is basically equals to AD minus BC, this is equals to square। ठीक है। नाउ बच्चे अगर आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये जो इक्वेशन आ रही है ना, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कॉर्नर। ठीक है। और मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्लेम कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो जनरल इक्वेशन सेंट्रल कॉनिक आई है हमारे पास, दिस इज बेसिकली द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। ठीक है। वो एलिप्स किस तरह से आएगी कि फॉर एग्जांपल बच्चे आप क्या करें, ठीक है, हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है ना, मैं इस एक्सप्रेशन को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। मुझे कैसे पता चलेगा कि जो सेंट्रल इक्वेशन आई है ये एलिप्स की है या नहीं है। ठीक है ना, लुक एट दिस, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ से जो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है, दैट एक्सप्रेशन इज बेसिकली द सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ac एक्स वाई प्लस डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, माइनस 2bd एक्स वाई। ठीक है। इस एक्सप्रेशन को ओपन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ AD माइनस BC द होल थिंग इज इक्वल टू 0। क्यों ज़रूरत नहीं है? अगर आपने कॉनिक सेक्शन पढ़ा हो तो आपको एग्जैक्ट पता होगा, और नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा कि मुझे एक्सप्रेशन को ओपन करने की ज़रूरत क्यों नहीं है। ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्स के वाले कॉन्स्टेंट्स हैं ना, जो उसको हम सारे को अलग कर लेते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है। अगेन प्लस वाई स्क्वायर वाले अलग कर लेता हूँ, हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज बेसिकली द वाई स्क्वायर। और हम सिमिलरली हम एक्स वाई वाले अगर मैं सेपरेट करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है प्लस माइनस 2ac माइनस 2bd एंड द होल थिंग मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई। ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं उठा के इधर ले आऊँ तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है, दिस इज बेसिकली द AD माइनस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चे जो हमारे पास जनरलाइज इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कॉर्नर्स होती है ना, वो कुछ इस तरह की होती है, मैं आपको यहाँ पे बता भी दूँ। ठीक है। वो हमारे पास कुछ इस तरह की होती है, लाइक आपको कुछ इस तरह चीज़ें नजर आएंगी उसमें, a एक्स स्क्वायर प्लस b वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2h एक्स वाई, ठीक है, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब ये जो हमारे पास जनरल इक्वेशन आई है, इस जनरल इक्वेशन में अगर आपके पास ये जो एक्सप्रेशन आता है एच स्क्वायर माइनस AB, अगर तो ये एक्सप्रेशन 0 आ जाए तो हमारे पास जो कॉनक्स की इक्वेशन बनेगी ना, ये पैराबोला होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन है एच स्क्वायर माइनस AB, ये हमारे पास नेगेटिव हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट इक्वेशन इज बेसिकली द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है। एंड सिमिलरली अगर यही वाला एक्सप्रेशन एच स्क्वायर माइनस AB हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी दिस इक्वेशन इज बेसिकली द हाइपरबोला। ठीक है। कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर तो ये आ रहा है तो हमारे पास वो कोई पैराबोला बनेगा, लाइक इस टाइप का पैराबोला बनेगा। ठीक है। अगर वो हमारे पास ये वाला बन रहा है तो हमारे पास वो कोई एलिप्स सी शेप बनेगी। ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास वो कोई ये बन रहा है तो हमारे पास वो कोई हाइपरबोला बनेगा, लाइक दैट शेप। ठीक है। हमने तीनों एक्सप्रेशन को शो कर दिया। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखते हैं बच्चे, अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
वाई स्केयर, यहाँ से मैं 2 कॉमन लेगा, प्लस 2 माइनस ए सी माइनस बी डी एंड एक्स वाई इज बेसिकली माइनस ए डी माइनस बी सी द होल स्केयर इज इक्वल टू 0। अब आप देखें, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करूं बेटा, तो इन दोनों एक्सप्रेशन में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे पास बेसिकली उस ए को डिनोट, ठीक है, ये बी को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे एक्स वाई वाली टर्म 2h होती थी ना, तो 2 तो हमारे पास पड़ा है, तो इसका मतलब है ये इतनी चीज़ हमारे पास h को शो कर रही है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास एच स्केयर माइनस ए पी जो है उसका आंसर आता क्या। तो हियर वी गेट एच स्केयर माइनस ए बी इज बेसिकली इक्वल टू एच का अगर मैं स्केयर लेता हूँ तो हमारे पास फॉर्म आती है ए स्केयर सी स्केयर प्लस बी स्केयर डी स्केयर प्लस 2 you can say that a b c d दोनों नेगेटिव वन टर्म्स है ना, तो हमारे पास जो फार्मूला आएगा बेसिकली पॉजिटिव में ओपन होगा। नाउ लुक एट इट, द सेकंड टर्म इज बेसिकली माइनस ए बी है। जब मैं ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो हमारे पास आंसर आते हैं ए स्केयर सी स्केयर प्लस बी स्केयर सी स्केयर प्लस डी स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर डी स्केयर, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, कौन से एक्सप्रेशन आपस में कैंसिल हो रहे हैं। सॉरी, हमारे पास माइनस कर दो तो सारी की सारी टर्म्स माइनस में जाएंगे। सॉरी, माइनस है ना हमारे पास, माइनस ए बी है, तो हमारे पास ये सारी की सारी टर्म्स माइनस में हो जाएंगी। ऑब्वियसली बात है, ये टर्म्स भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये टर्म्स भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बाकी बचे हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा, दैट इज बेसिकली द माइनस बी स्केयर सी स्केयर माइनस ए स्केयर डी स्केयर एंड प्लस 2a b c d, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, अगर इसको मैं थोड़ा सा ओपन में करता हूँ तो हमारे पास, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो पीछे हमारे पास चीज़ बचती है b a स्केयर डी स्केयर प्लस बी स्केयर सी स्केयर माइनस 2ab c, ठीक है। नाउ अब अगर मैं इसको पूरे के पूरे स्केयर के फॉर्म में लिखते हैं हम, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू माइनस ए डी माइनस बी सी द होल थिंग इज बेसिकली इक्वल्स टू, ठीक है। अब आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा बेटा कि हमारे पास ये जो इतना एक्सप्रेशन आया है, लुक एट दिस, ये जो इतना एक्सप्रेशन है ये तो बेसिकली स्केयर है ना, ठीक है। और आपको पता है स्केयर तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, स्केयर हमेशा पॉजिटिव होता है। साथ में एक नेगेटिव का साइन लगा है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है बी स्केयर ए स्केयर माइनस ए बी का, वो हमारे पास लेस देन 0 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर वो लेस देन 0 आया है तो हमें यहाँ से भी नज़र आ रहा है कि इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास उसकी जो शेप आ रही है, जो हमारे पास ऑर्बिट आ रहा है, ठीक है ना, वो हमारे पास एक एलिप्स आ रहा है। तो वी कैन से दैट इट इम्प्लाइज, ठीक है, ऑर्बिट ऑफ पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ a central attractory force is ellipse. You can say that the orbit is elliptical orbit. That's it. This is the end of lecture, beta. Thank you so much. Allah Hafiz.